ठीक है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईएएस विद अरिहंत में। और हम एक सीरीज चला रहे हैं जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी के क्वेश्चनों को लेकर के, जिसमें अभी फिलहाल फिजिक्स चल रहा है। लेकिन उस सीरीज को हम स्टार्ट करें उससे पहले हम बात करेंगे अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से प्रकाशित प्रीलिम्स पॉसिबल नाम से एक पुस्तक है, जो सामान्य विज्ञान के लिए निकाली गई है। इसमें 250 पेपर आईएएस और डिफरेंट डिफरेंट पीसीएस के कलेक्ट करके उनमें से 3500 से भी ज्यादा प्रश्नों को एक साथ असेंबल किया गया है। और इसकी सहायता से क्या किया गया है, उन सभी प्रश्नों को चैप्टर वाइज पहले तो डिवाइड किया गया है, फिर चैप्टर में भी उनको टॉपिक वाइज डिवाइड करके हर एक टॉपिक को स्टार्ट करते हुए उसमें कुछ शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं। और उन नोट्स के साथ क्या कर रखा है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा डाटा भी दे रखा है। क्वेश्चनों को सॉल्व करने के साथ एक तो डिटेल में सॉल्व कर रखे हैं क्वेश्चन, उसके अलावा अगर कहीं पे और भी ज्यादा जरूरत पड़ी है तो उसमें नॉलेज प्लस के नाम से भी क्वेश्चनों को या जो डाटा है उसको दे रखा है। इसके साथ साथ हम लोग भी क्या करेंगे कि जब क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ डाटा थोड़ा बहुत जोड़ते चलेंगे। तो इस पुस्तक को लेने के बाद आप क्या करिए, पुस्तक में ही डायरेक्ट उस डाटा को लिखते जाइए। इससे आपके टाइम की बचत होगी और उस टाइम का आप इस्तेमाल करिए ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू लगाने में। क्योंकि पीटी को क्वालिफाई करने का बस एक तरीका है, पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए। जितने ज्यादा एमसीक्यू आप लगा लेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी श्योरिटी होगी कि आपका पीटी क्वालिफाई हो पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब अपनी सीरीज में। तो आज हमारी जो सीरीज है वो है विविध नाम से। और इसमें कोई थ्योरी नहीं है, इसमें जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो किसी एक सेगमेंट में नहीं रखे जा सकते, उन सभी क्वेश्चनों को एक जगह पे ला करके इकट्ठा कर दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचालन एवं संचार का अध्ययन करता है वो कहलाता है। तो देखिए, ये फैक्चुअल टाइप की डाटा है, तो ये क्या कहलाता है, साइबरनेटिक्स कहलाता है। तो साइबरनेटिक्स में क्या किया जाता है कि मानव के साथ ही कुछ यंत्रों को जोड़ दिया जाता है। या ये कहिए कि जैसे किसी इंसान का हाथ कट गया तो उसमें रोबोटिक हाथ लगा दिया, किसी का पैर कट गया तो रोबोटिक पैर लगा दिया। ये जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है, साइबरनेटिक्स कहलाती है। क्रायोजेनिक्स की बात करें, क्रायोजेनिक्स होता है अति निम्न ताप पर कार्य करने वाली तकनीक। कोई भी काम जो -150 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे किया जा रहा हो उसको क्या कहते हैं, क्रायोजेनिक्स कहते हैं। इसका प्रयोग सर्जरी में, जैसे कि कहीं ट्यूमर वगैरह है या कैंसर है उसकी सर्जरी में, या फिर इसका प्रयोग किया जाता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। जैसे हमारा जीएसएलवी है उसमें क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग थर्ड स्टेज में और जो लास्ट स्टेज है उसमें किया जाता है। अब हम बात करें हाइड्रोपोनिक्स की, तो हाइड्रोपोनिक्स वो विधि है जिसमें क्या होता है कि जल में बिना मिट्टी की सहायता से फसल उगाना। आजकल ये बड़ा फेमस है। डाइटेटिक्स की बात करें तो ये क्या है, खान पान से संबंधित। ठीक है, अगर हम बात करें साइबरनेटिक्स की तो अब यहां पे हमने पूरा वो देख लिया कि कौन कौन सी शाखा है जो क्या क्या करती है। अब साइबरनेटिक्स की जो कल्पना है, ये चीज अंडरलाइन कर लीजिए आप अलग से। ये जो कल्पना है वो नॉर्बर्ट वीनर के द्वारा की गई थी। इसे नियंत्रण का विज्ञान या साइंस ऑफ कंट्रोल भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें समय मापक विज्ञान है। तो देखिए, समय से रिलेटेड विज्ञान को समय के लिए एक वर्ड है रोमन लैंग्वेज में जिसे होरा कहा जाता है। होरा माने समय। तो होरोलॉजी क्या हो जाएगी, समय, लॉजी का मतलब अध्ययन, समय का अध्ययन या समय संबंधी विज्ञान हो जाएगा। तो होरोलॉजी क्या है, समय मापक विज्ञान है। कॉस्मो का मतलब होता है ब्रह्मांड और लॉजी का मतलब हो गया स्टडी। तो ब्रह्मांड का अध्ययन करना या ब्रह्मांड के बारे में जानना विज्ञान की वो शाखा, उसको क्या कहेंगे, कॉस्मोलॉजी कहेंगे। हाइड्रो का मतलब होता है जल और लॉजी का मतलब हो गया अध्ययन। तो हाइड्रोलॉजी का मतलब हो गया जल के बारे में अध्ययन करना। टोमोग्राफी, ग्राफी का मतलब होता है जो चीज आपको लिखित रूप में या
ग्राफ के रूप में रिजल्ट दे, तो इसमें क्या है, शरीर के अंदर की जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, जैसे सीटी स्कैन वर्ड होता है, तो उसका अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो क्या होता है, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन। तो टोमोग्राफी का मतलब क्या हो गया, बॉडी के अंदर के फोटो देखना, बॉडी के अंदर की जानकारी देखना। अगर वो आप कंप्यूटर की हेल्प से कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, सीटी स्कैन कहने लग जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन हमने देख ही लिया इसमें, आगे बढ़ते हैं। घर्षण और स्नेह का अध्ययन कहलाता है। देखिए, अभी हमने बात करी थी क्रायोजेनिक्स या क्रायोजेनिक्स का मतलब क्या हो गया, वेरी लो टेम्परेचर पर, बहुत कम टेम्परेचर पर क्या हो, कोई अगर अध्ययन किया जा रहा है, कोई बात अगर करी जा रही है या कोई यूज किया जा रहा है किसी साइंस का, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रायोजेनिक्स कहेंगे। हॉरोलॉजी की अभी हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले, हॉरो का मतलब होता है टाइम, तो ये क्या है, टाइम की स्टडी करना या टाइम रिलेटेड कोई कैलकुलेशन है वो करना, क्या कहलाता है, हॉरोलॉजी कहलाता है। सेलेनोलॉजी, तो सेलेनो वर्ड जो है, सेलेनो का मतलब होता है चंद्रमा, और लॉजी का मतलब होता है चंद्रमा संबंधी अध्ययन। अगर हमको ये तीन पता है तो इसका मतलब घर्षण और स्नेह के लिए क्या बचेगा, ट्राइबोलॉजी। ये किससे होगा, घर्षण एवं स्नेह। आगे हम बात करते हैं, ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है। घनत्व प्रवणता की हम बात करें, देखो एको का मतलब क्या होता है, एको का मतलब होता है प्रतिध्वनि से संबंधित, और प्रतिध्वनि दर्शाने वाली जो लाइन होगी उसको क्या कहेंगे, एकोक्लाइन कहेंगे। हेलो का मतलब होता है नमकीन या नमक, तो नमक संबंधी, जिस एरिया में नमक संबंधी घटना की आपको जानकारी मिलेगी या जो लाइन नमक की एक विशेष स्थिति को बताती है उसको क्या कहते हैं, हेलोक्लाइन कहा जाता है। थर्मो का मतलब होता है ताप, तो ऐसी लाइन जो पार्टिकुलर टेम्परेचर को दर्शाती है उसको हम क्या कहेंगे, हेलोक्लाइन, सॉरी थर्मोक्लाइन कहेंगे। और पिकनो का मतलब है यहाँ पे घनत्व, तो ये क्या करेगी, घनत्व प्रवणता को दर्शाने वाली लाइन क्या कहलाएगी, पिकनोक्लाइन कहलाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऑलरेडी इसको हमने देख लिया। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है या किस सिद्धांत पर आधारित है। देखिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, जॉनसन प्रभाव, एडिसन प्रभाव या दाब वैद्युत प्रभाव। देखिए, दाब वैद्युत प्रभाव के आधार पर क्रिस्टल काम करता है, और इसी से हम क्या कहते हैं, इसी को हम पीजो प्रभाव भी कह देते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, क्रिस्टल में कंपन पैदा हो जाते हैं। आपको याद होगा ये क्रिस्टल के ऊपर दाब वैद्युत प्रभाव या पीजो प्रभाव हमने तब भी पढ़ा था जब हमने अल्ट्रासोनिक्स के बारे में बात करी थी या पराध्वनियों के बारे में बात करी थी। इसकी वजह से कंपन पैदा हो जाता है, और उस कंपन से पैदा हुई ऊर्जा को प्रयोग हम करते हैं सुइयों को चलाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो स्फटिक घड़ी होती है या जो क्वार्ट्ज वाली घड़ी होती है उसमें पीजो इफेक्ट या दाब वैद्युत प्रभाव का इस्तेमाल करके घड़ी की सुइयों को गति प्रदान की जाती है। ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक के समतुल्य पुर्जा क्या होता है। लोलक मतलब इस तरह की चीज जो इस तरीके से लगातार क्या करती रहती है, मूवमेंट करती रहती है, तो इस तरह की घड़ियों को यांत्रिक घड़ी कहा जाता है। अगर घड़ी यांत्रिक नहीं है तो उसके साथ यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, अगर हम कोई क्रिस्टल ले लें और उस क्रिस्टल में अगर हम कंपन कराएं तो वो वाइब्रेशन कहां से आएंगे, तो वो वाइब्रेशन आएंगे हमारे इलेक्ट्रिसिटी के कारण।
अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट के कारण ये वाइब्रेशन क्या हो जाएंगे, क्रिस्टल में वाइब्रेशन होने लगेंगे, और इन वाइब्रेशनों की वजह से क्या होगा, सुई मूव करेगी, घड़ी चलने लगेगी। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था प्रभाव कि इसमें क्या होता है, पीजो प्रभाव के द्वारा क्रिस्टल को मूव कराया जाता है, क्रिस्टल में वाइब्रेशन पैदा किए जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में क्या होता है, लोलक के समतुल्य वाइब्रेशन कराने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, क्रिस्टलीय दोलित्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे शुद्धतम घड़ी जो प्रति 300 मिलियन वर्षों में केवल 1 सेकंड का पीछे हो जाती है, किसका प्रयोग करती है। स्फटिक घड़ी तो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां हैं वो सब यूज कर रही है। सिलिकॉन परमाणु, ये यसद मतलब यहाँ पे पारे की बात हो रही है, पारा परमाणु नहीं। जो स्ट्रोंशियम की घड़ी है, स्ट्रोंशियम परमाणु का जिन घड़ियों में प्रयोग किया जाता है, वो घड़ियां सबसे ज्यादा शुद्ध होती हैं, सबसे शुद्धतम होती हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, सी आंसर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, स्ट्रोंशियम परमाणु का हम प्रयोग करते हैं, तो एक ये डाटा हमारे काम का हो गया। अब यहां से डाटा हमारे काम का है, अमेरिका के प्रतिष्ठित भौतिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान के जॉइंट इंस्टीट्यूट ऑफ लेबोरेटरी एस्ट्रोफिजिक्स वैज्ञानिकों ने कुछ हजार स्ट्रोंशियम, जो स्ट्रोंशियम कैसा होता है, चांदी के समान चमकीली सफेद धातु होती है, इसके परमाणुओं पर आधारित एक घड़ी का निर्माण किया है। यह ऐसी आणविक घड़ी है जो सबसे ज्यादा सटीक समय बताएगी। इसकी एक और विशेषता यह है कि यह घड़ी सीजियम पर आधारित अमेरिकी समय मानक से ज्यादा सटीक है। नॉर्मली जो हमारे सैटेलाइट होते हैं नेविगेशन के लिए, जैसे हमारा जीपीएस हो गया, या भारत ने अभी अपना खुद का बनाया है नाविक है, ग्लोनास है, जैसे रूस का ग्लोनास है और चीन का बेइदेउ है, तो इस तरह की जो जीपीएस सिस्टम है उनमें जिस घड़ी का इस्तेमाल किया जाता है वो सीजियम आधारित घड़ी होती है। ये भी काफी हद तक शुद्ध होती है, लेकिन इनसे भी ज्यादा शुद्ध घड़ी होती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है स्ट्रोंशियम बेस्ड घड़ी। ठीक है, अगर आपसे पूछे नेविगेशन में किन घड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, तो नेविगेशन में सीजियम घड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कहे सबसे शुद्ध, तो सबसे शुद्ध घड़ी होती है स्ट्रोंशियम परमाणु का इस्तेमाल करने वाली घड़ी। हम आगे बात करें तो ये कह रहे हैं स्वचालित कलाई घड़ियों में कुछ घड़ियां ऐसी आती हैं कोई बैटरी वैटरी की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हमारी जो नब्जों में स्पंदन होता है, लगातार हमारी नब्ज क्या करती है, स्पंदन करती रहती है। ये पूछ रहे हैं किससे ऊर्जा मिलती है, तो उस स्पंदन से हमारी हार्ट बीट जो होती है उसको हम यहाँ पे इस तरीके से दबा करके फील कर सकते हैं। एक तो उससे इसको ऊर्जा मिलती है, बाकी हम पूरे दिन में अपनी हाथों को, कलाइयों को ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो कलाइयों का जो मूवमेंट होता है उससे इसको ऊर्जा मिलती रहती है। तो ये कह रहे हैं कर चल ऐठन से, बैटरी से, द्रव क्रिस्टल से, हमारे हाथ के विभिन्न संचालनों से। फैक्चुअल बेस्ड इंफॉर्मेशन है, तो आपको एक बार ये इंफॉर्मेशन याद कर लेनी है और बस काम खत्म। ठीक है, विभिन्न संचलन से हमारे हाथ की जो स्वचालित कलाई घड़ी है उनको ऊर्जा मिलती है। इन्हें चलने के लिए बैटरी की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। यदि 2-3 दिन ये घड़ियां हाथ में न पहनी जाए तो ये क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। इनमें इतनी ही स्टोरेज कैपेसिटी होती है, तो इनको लगातार हाथ में पहनना जरूरी होता है। अब बात करें सोलेक्स हो, देखिए जैसे रिक्शा होता है, तो रिक्शा का मतलब होता है पैडल। रिक का मतलब, ये जापानी भाषा का वर्ड है, रिक का मतलब होता है पैडल की सहायता से चलने वाला, और सौ का मतलब होता है वो यंत्र जो पैडल की सहायता से चलता है। तो ऐसा साइकिल नुमा कोई यंत्र जिसमें 3 पहिए होते हो और जो पैडल की सहायता से चलता हो उसको रिक्शा कहते हैं। अगर वही चीज सोलर शक्ति की सहायता से चलने लग जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, सोलेक्सो कहेंगे। तो सोलर शक्ति की सहायता से चलने वाला सौ, या फिर यहां पे अब इन सारे उनमें देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सौर रिक्शा। रिक मतलब पैर से चलने वाला, लेकिन अब यहाँ पे यही ऑप्शन दे रखा है
तो हमारे पास क्या बचेगा, सौर रिक्शा ऑप्शन बचेगा। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। द्रव द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं। भाई देखिए, द्रव क्रिस्टल का मतलब होता है, आपने एलसीडी का नाम सुना होगा। पहले टीवियों की अगर हम बात करें तो पहले क्या होता था, पिक्चर ट्यूब वाली टीवी आती थी, जिसमें ऐसे टीवी में एक पीछे की तरफ काफी बड़ा मोटा सा वो निकला हुआ रहता था, आगे स्क्रीन है, स्क्रीन के पीछे ऐसे करके पतला पतला होता जाता था, काफी पीछे निकला रहता था, जिसे पिक्चर ट्यूब कहते थे। फिर आई एलसीडी स्क्रीन, जिसमें क्या किया जाता था, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जिसमें लिक्विड क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता था, और जब उसको ऐसे दबाते थे तो ऐसा लगता था जैसे पानी इधर से उधर जा रहा है। एक सरफेस होता था जिसके नीचे तरल क्रिस्टलों को दबा दिया जाता था, और उनमें वैद्युत प्रवाह के द्वारा क्या किया जाता था, हमको कलरफुल कॉम्बिनेशन दिखता था, उसकी मोटाई काफी ज्यादा रहती थी। उसके बाद आया एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, जो अभी आप ये जो स्क्रीन देख रहे हैं ये एलईडी स्क्रीन है। फिर उसके बाद प्लाज्मा, प्लाज्मा टीवी या प्लाज्मा स्क्रीन आया। फिर उसके बाद हम बात करेंगे तो कर्व टीवी आया। बहुत सारे फोन में आप देख रहे होंगे ना, स्क्रीन मुड़ जाती है, फिर उसको आप खोल सकते हैं, तो इस तरह की स्क्रीन वाले आने लगे। अभी क्यू एलईडी आने लगा। और अब अगर बात करें तो फिर क्या आने लगा, क्वांटम डॉट टीवी या क्वांटम डॉट स्क्रीन आने लगा। कुल मिला के हमारा यहाँ पे मतलब है, लिक्विड क्रिस्टल का प्रयोग कहां कहां पे किया जाता है, तो जहां जहां पे आपको रिजल्ट देखने की जरूरत पड़ेगी, स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी, उस हर एक जगह पे एलसीडी का प्रयोग किया जाएगा। तो कह रहा है कलाई घड़ियों में, तो कलाई घड़ियों में जो डिजिटल घड़ी होती है उनमें चीजों को देखने के लिए, डाटा को देखने के लिए वहां पे जरूरत पड़ती है ना। एक तो हो गई एनालॉग घड़ी, जिसमें सुई आगे की तरफ जाती रहती है, और हम सुई को काउंट करके ये 5 पे पहुंच गई तो ये मिनट वाली है, तो 5 में और गुणा कर देंगे हम किसका, 5 का और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 मिनट हो गई। हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। घंटे वाली सुई अगर आ गई है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, 5 बज गए, हम ये इस तरीके से खुद से अंदाजा लगाते हैं। डिजिटल घड़ियों में खुद लिखाएगा कि 5:25 हो चुके हैं। इस तरह की घड़ियों में डिस्प्ले में किसका प्रयोग किया जाता है, द्रव क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। प्रदर्शन युक्तियों, मतलब जो हमारी जैसे ये स्क्रीन है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रदर्शन युक्ति कहते हैं। इनमें भी एलसीडी का प्रयोग किया जा सकता है। पॉकेट कैलकुलेटर, कैलकुलेटर में भी तो डाटा लिखा हुआ आता है ना कि 2 × 2 करके और फिर वो बराबर 4 करके दिखाता है, तो ये डाटा इस तरह से लिखा हुआ आता है, तो वो भी क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल का ही उसमें प्रयोग किया जाता है। भैया जब तीनों में प्रयोग किया जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सभी हो जाएंगे। अब इसमें हमारे काम का क्या है, कुछ कार्बनिक क्रिस्टलीय ठोस गर्म करने पर निश्चित ताप पर द्रव में समान अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन इनके अणु एक निश्चित दिशा में अभिविन्यासित रहते हैं। इस प्रकार के पदार्थों को लिक्विड क्रिस्टल कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए क्या प्रयोग में लाते हैं। देखिए, पॉलीग्राफ का मतलब होता है झूठ, पॉली का मतलब होता है कई सारे। अगर आप कई सारी बातें, किसी एक घटना के बारे में कई सारी बातें बोल रहे हैं तो इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं। तो ये क्या होता है, झूठ पकड़ने की मशीन। टरबाइन का मतलब होता है जैसे पंखा, पंखे युक्त मशीन जो घूमती है। अब इस पे भाप डाल सकते हैं तो ये घूम जाएगा, और इसे जनरेटर कनेक्ट कर देंगे तो ये बिजली उत्पन्न करने लगेगा वो जनरेटर। पानी डालेंगे तब भी ये घूम सकता है, तो इसको, और अगर हवा में इसको खड़ा कर दिया जाएगा तब भी इसको ये घूमने लग जाएगा, तब इसको पवन चक्की कहने लग जाते हैं। तो टरबाइन मतलब पंखा होता है एक तरह का, जो हवा, पानी, भाप या इस तरह के कारणों की वजह से घूमता है, तो उसको टरबाइन कहा जाता है। रेडिएटर होता है जो क्या करता है, ठंडा करने का काम करता है। तो यही तो हमसे पूछा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वाड्रेंट क्या होता है, ये एंगल को मेजर करने वाली चीज है, एंगल बताने वाला। एंगल बताने वाला यंत्र क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट कहलाता है।
ठीक है, ऑलरेडी इस चीज को एक्सप्लेन कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है, देखिए बिल्कुल एकदम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, तो पूछ रहा है कौन सी माइक्रोवेव ट्यूब का प्रयोग होता है। ये पूछा गया था 2012 में, लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था कि उस टाइम पर ये जो घटनाएं हैं ये काफी ज्यादा न्यूज में रही थी। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर याद करना चाहें तो बस एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में इसको याद कर सकते हैं कि मैग्नेट्रॉन ट्यूब का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो क्या होती है, अत्यधिक शक्ति की सूक्ष्म तरंगें पैदा करने वाली नलिका को क्या कहा जाता है, मैग्नेट्रॉन ट्यूब कहा जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की धारा पर चुंबकीय क्षेत्र की संक्रिया से सूक्ष्म तरंगें उत्पन्न की जाती हैं, और हर्ट्ज ने क्या किया था, सूक्ष्म तरंगों की खोज करी थी। आगे बढ़ते हैं। टैक्यून से क्या तात्पर्य, देखिए टैक्यून वर्ड का मतलब होता है कोई भी चीज जो प्रकाश से तेज चले उसे टैक्यून कहा जाता है। आइंस्टीन ने यह कहा था कि प्रकाश से तेज कोई चीज चल ही नहीं सकती है, लेकिन यह माना गया कि कोई एक ऐसी चीज है जो प्रकाश से तेज चलती है, कुछ कण ऐसे हैं जो प्रकाश से तेज चलेंगे, तो उनका नाम क्या रखा गया है, टैक्यून रखा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कणों को क्या कहा जाता है, टैक्यून कहा जाता है। और ये टैक्यून वर्ड कहां से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया। हालांकि ये कोई जानकारी की कोई आवश्यकता नहीं, बस वो फैक्ट याद रखिए, टैक्यून मतलब प्रकाश से तेज चलने वाला। आगे बढ़ते हैं। एक कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ प्रयुक्त होता है। भैया कैसा भी माइक्रोफोन हो, माइक्रोफोन वो युक्ति है, माइक्रोफोन वो युक्ति है जो ध्वनि को किसमें बदल देती है, वैद्युत में बदल देती है। अभी जो ये लगा हुआ है ये भी एक माइक्रोफोन ही है। हम जो बोलते हैं माइक पर वो क्या है, माइक्रोफोन है जो हमारी बातों को, हमारी बोलचाल को, हमारी ध्वनि को वैद्युत में कन्वर्ट कर देता है, वैद्युत डाटा में कन्वर्ट कर देता है। तो इनमें से ना तो डायनामो में, डायनामो मतलब बिजली बनाने वाला युक्ति, ट्रांसफॉर्मर मतलब वोल्टेज को बढ़ाने वाला या कम करने वाला, ये हट ही जाएगा। टेलीफोन यहाँ पे है जिसमें हमको माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर दोनों की आवश्यकता पड़ती है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक कृत्रिम उपग्रह में वैद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। आप बहुत ज्यादा बड़ी बैटरी भेज नहीं सकते, अदरवाइज उपग्रह इतना भारी हो जाएगा कि अपने भार की वजह से उसको भेजना ही मुश्किल हो जाएगा, या उसमें बाकी के अपरेटस फिर आप कम लगा पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, उसमें एक छोटी बैटरी भेजते हैं और उसके साथ क्या कर देते हैं कि जैसे ये हमने बना दिया उपग्रह, इसमें साथ में यहाँ पे क्या करेंगे, सोलर पैनल लगा देंगे दोनों साइडों में, बड़े बड़े सोलर पैनल लगा दिए जाते हैं या सौर सेल लगा दिए जाते हैं। अब सूरज का प्रकाश इन पैनलों पे पड़ेगा तो ये क्या करेंगे, बिजली बनाएंगे, और उस बिजली को क्या कर दिया जाएगा, छोटी बैटरी में जो 7-8 दिन या 2 दिन या 4 दिन के लिए ऊर्जा को संग्रहित कर सकती है उसमें स्टोर करती, मतलब उसमें कर दिया जाएगा। उस बैटरी से लगातार जो भी इसमें अपरेटस लगे होंगे वो लगातार ऊर्जा लेते रहेंगे और काम करते रहेंगे। ठीक है, कह रहा है डायनामो, डायनामो मतलब क्या, जनरेटर थोड़ी ना भेजते हम उसके साथ। ये कह रहा है थर्मोपाइल, थर्मोपाइल क्या करता है, ऊष्मा से वैद्युत बनाता है, लेकिन अंतरिक्ष में ऊष्मा आई कहां से, ये भी एक दिक्कत है। लघु नाभिकीय रिएक्टर भेजेंगे तो कितना भी छोटा हो लेकिन वो फिर भी बहुत 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 ज्यादा बड़ा होगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। हम क्या करते हैं, सोलर सेल लगा देते हैं, सूरज का प्रकाश चाहे अंतरिक्ष हो चाहे पृथ्वी हो हर जगह हमको अवेलेबल रहता है, और वो लगातार क्या करता है, प्रकाश को वैद्युत में कन्वर्ट करता है। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने सर्वप्रथम 3D दूरदर्शन का प्रायोगिक तौर पर या ये कह सकते हैं कि सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किसने यूज किया था, देखिए सबसे पहले अमेरिका ने यूज किया। अभी अगर हम बात करें, जब ये क्वेश्चन पूछा गया है 2013 में, तो 2012 में चीन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। अब 2012 में किया, 2013 में ये क्वेश्चन पूछ लिया, तो उस टाइम के ये करंट अफेयर में था, इसलिए इस क्वेश्चन को पूछा गया है। फिर भी अगर डाटा के तौर पर याद रखना चाहते हैं तो 3D दूरदर्शन सबसे पहले अमेरिका ने इस्तेमाल किया। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के तौर पर चाहते हैं, अप्रैल 1953 में अमेरिका ने क्या किया था,
3D प्रसारण को सबसे पहली बार करके दिखाया था, जो कि 2012 में चीन ने भी इस तरह का प्रयोग किया था, और 2013 में तो क्वेश्चन ही पूछ लिया गया। अब एक साल का तो करंट अफेयर पूछता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कौन सा कथन असत्य है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। वायुयान के विशेष रबर के टायरों को थोड़ा सुचालक बनाया जाता है। बिल्कुल, वायुयान जब हवा में घर्षित होकर चलता है तो घर्षण की वजह से उसमें कुछ आवेश आ जाता है। अगर वो डायरेक्ट टच कर जाएगा या लोग अगर डायरेक्ट पृथ्वी पर जाएंगे तो उनको कुछ झटका लग सकता है। तो झटके से बचने के लिए टायरों को ही क्या कर दिया जाता है, हल्का सा सुचालक बना देते हैं। तो जैसे ही ये टच डाउन करेगा, अर्थ को टच करेगा, तो इसका जो भी आवेश होगा वो पृथ्वी में चला जाएगा, और लोग जब उतरेंगे तो बड़े आराम से इसमें से उतर के चले आएंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है। असत्य पूछा है हमसे, कह रहे प्रकाश की नीली तरंगें बैंगनी तरंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होती है। नहीं, ये बात गलत है। सबसे ज्यादा प्रकीर्णित होती है बैंगनी किरणें, और उसके बाद प्रकीर्णित होती है नीली किरणें। तो ये उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। अब ये कह रहा है गीले बालों में घुमाया हुआ कंघा छोटे टुकड़ों को आकर्षित नहीं करता। ये बात सही है। आकर्षित कब करेगा, जब बाल कैसे होंगे, सूखे बाल होंगे। तो सूखे बालों से कोई प्लास्टिक की चीज घिसने पर उस प्लास्टिक की चीज में छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इस गुण को ही इलेक्ट्रिसिटी या वैद्युत कहा जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि गीले बालों में ये प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों में प्रायः जमीन से छूटी हुई धातु की रस्सी या एक चेन बांध दी जाती है, जो लगातार जमीन से घर्षण करते हुए चलती है। उसकी वजह यह है कि जो ज्वलनशील पदार्थ हैं उनके आपस में कंपन और रगड़ से कहीं ऐसा ना हो कि इस ज्वलनशील पदार्थ में या उस टैंकर में आवेश संग्रहित हो जाए, और आवेश संग्रहित होने की वजह से जैसे ही कोई इसको टच करेगा तो उससे एक स्पार्क पैदा हो सकता है, और उस स्पार्क की वजह से इस टैंकर में आग लग सकती है। इसे लगातार एक लोहे की चेन क्या करती है, जमीन को, सड़क को टच करते हुए उसमें खिंचते हुए चलती चली जाती है साथ में, जिसकी वजह से कोई आवेश टैंकर में स्टोर नहीं हो पाता और आग लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है। अभी ये घटना है 2006 की। तो 2006 में क्या किया जा रहा था, वहां पे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टेस्ट रिएक्टर चल रहा था। ये तब की बात है जब ये स्टार्ट हो रहा था। उस टाइम पे इसमें क्या क्या प्रयोग हो रहा था, प्लूटोनियम का प्रयोग हो रहा था। लेकिन अगर आज के टाइम पर देखेंगे तो आज के टाइम पर कलपक्कम में, अभी मुश्किल से 5 या 6 दिन पहले की बात है, भारत ने थोरियम का प्रयोग करना भी स्टार्ट कर दिया है 2024 में। ठीक है, तो उस टाइम के हिसाब से सिर्फ प्लूटोनियम का यूज हो, प्लूटोनियम का, तो तब के हिसाब से क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है हम कहेंगे प्रायोगिक तौर पर तो प्लूटोनियम का ही प्रयोग हुआ था, तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर लेटेस्ट वर्जन में पूछता है तो आप थोरियम भी लगा देंगे 2024 के बाद, ये भी आंसर सही है। ठीक, बात करते हैं कलपक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के विषय में क्या सत्य है। ये कह रहा है इसमें केवल प्राकृतिक यूरेनियम का ईंधन के रूप में प्रयोग किया गया है। तो भाई नहीं, इसमें यूरेनियम के साथ साथ प्लूटोनियम का भी प्रयोग किया गया है, इसलिए ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। ये गलत हो गया तो ये गया, ये गया और ये भी गया। सी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी के कह रहा है प्लूटोनियम कार्बाइड, मतलब प्लूटोनियम और प्राकृतिक यूरेनियम कार्बाइड, प्लूटोनियम और यूरेनियम दोनों का यूज किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। इसमें 200 मेगावाट से अधिक परमाणु विद्युत उत्पन्न की जाएगी, ये भी बिल्कुल सही बात है। 2005 का है, ये तब का क्वेश्चन है, करंट अफेयर में था, क्योंकि उस टाइम पर इसकी स्थापना करी जा रही थी, इसको बनाया जा रहा था। आज के देखेंगे तो आज अब इसकी क्षमता और ज्यादा बढ़ चुकी है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतरराष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर, जब हमने संलयन ऊर्जा के बारे में पढ़ा था तो संलयन ऊर्जा के दो पार्ट थे। एक थी अनियंत्रित संलयन ऊर्जा, का मतलब है जब हाइड्रोजन जैसे दो हल्के नाभिक मिलकर के हीलियम जैसा भारी नाभिक बनाते हैं
तो उसको संलयन कहा जाता है। और एक था इसमें नियंत्रित। अनियंत्रित से क्या बनता था, हाइड्रोजन बम बनता था। सूर्य में ये क्रिया होती है और तारों में ये क्रिया होती है। नियंत्रित के लिए पूरी दुनिया में ITER नाम से एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर या ITER, जिसमें टोकामाक तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। और इसके द्वारा क्या किया जाएगा, रिएक्टर बनाए जाएंगे जिनसे ऊर्जा का उत्पादन होगा। अब ये कहा जा रहा है कि भारत इसमें शामिल हो गया है, और अगर ये चीज सफल हो गई तो भारत को क्या फायदा होगा। तो भैया ये क्या करेगा, यह वैद्युत ऊर्जा या वैद्युत उत्पादन के लिए संलयन रिएक्टरों का निर्माण कर पाएगा। भारत के पास, अगर भारत इसको कर रहा है, भारत इसमें एक पार्टिसिपेंट है, ये सफल हो गया तो भारत अपने देश में, हम अपने यहाँ पे भी तो संलयन रिएक्टर बना लेंगे इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके। तो हम इसलिए इसमें शामिल हुए हैं ताकि भविष्य में हम संलयन रिएक्टर बना पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये ITER प्रोजेक्ट चल कहां पे रहा है, तो ये फ्रांस में चल रहा है। ठीक है, कुछ लोगों का सोचना है कि तेजी से बढ़ रही ऊर्जा जरूरत पूरी करने के लिए भारत को थोरियम को नाभिकीय ऊर्जा के भविष्य के ईंधन के रूप में विकसित करने के लिए शोध और विकास करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, 2012 का क्वेश्चन है, अभी 2024 चल रहा है। थोरियम की वो जो रिसर्च है वो ऑलरेडी भारत कर चुका है और एक रिएक्टर में थोरियम का प्रयोग कर भी रहा है। अब देखिए, अब ये कारण कह रहा है कि हमको थोरियम का क्यों प्रयोग करना चाहिए। पहली बात कि भाई प्रकृति में यूरेनियम की तुलना में थोरियम ज्यादा भंडार है थोरियम के, ये बात बिल्कुल सही है। थोरियम के बहुत सारे भंडार हैं, ऊपर से थोरियम के सबसे ज्यादा भंडार भारत में है। भारत में तो ये केरल के अगर आप जाएंगे समुद्री किनारों पर तो वहां पे आपको ये रेत में मिल जाएगा। इस तरह की धातु है, मोनोजाइट सैंड उसको कहा जाता है। केरल के तटों पर जो रेत पाई जाती है उस रेत में ये बहुतायत में मिलता है। इसके अलावा तमाम सारी खदानें हैं। दुनिया का लगभग 21% थोरियम सिर्फ अकेले और अकेले भारत में ही स्थित है। दूसरी घटना ये कह रहा है कि इससे प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा की तुलना की जाए तो थोरियम क्या करता है, यूरेनियम की तुलना में ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। ये भी सही बात है, ये 200 से लेकर के 250 गुना ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अब थोरियम यूरेनियम की तुलना में कम नुकसानदेह अपशिष्ट उत्पादित करता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। यूरेनियम की तुलना में कम अपशिष्ट निकलेंगे क्योंकि टेक्नोलॉजी का ऑलरेडी डेवलपमेंट हो जाएगा। यूरेनियम का जब हम प्रयोग करते हैं तो हम फर्स्ट कैटेगरी के रिएक्टर यूज करते हैं जो ज्यादा रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। जब हम फास्ट ब्रीडेड रिएक्टर या सेकेंड जनरेशन के रिएक्टरों की बात करते हैं तो उसमें और एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जिसमें जितना ईंधन हम इस्तेमाल करते हैं उससे कहीं ज्यादा प्लूटोनियम या उससे कहीं ज्यादा ईंधन हमको वापस मिल जाता है। थर्ड जनरेशन या सबसे एडवांस जनरेशन के जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर हैं उनमें हम थोरियम का इस्तेमाल करते हैं। तो इनमें जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं वो बहुत कम मात्रा में निकलते हैं। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा 1945 में नागासाकी में गिराए गए परमाणु बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयोग किया गया था। देखिए ये नाभिकीय बम थे। हिरोशिमा की पूछे चाहे नागासाकी की पूछे तो सोडियम रेडियो एक्टिव पदार्थ हो सकता है लेकिन इसका इस्तेमाल बम में नहीं किया जा सकता। पोटेशियम इसका भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। यूरेनियम का हो सकता है और प्लूटोनियम का हो सकता है। यूरेनियम का इस्तेमाल ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है और इसका इस्तेमाल बम बनाने के लिए या परमाणु बम बनाने के लिए होता है। चाहे तो अब यहाँ पे नागासाकी कर दे, अगली बार हो सकता है हिरोशिमा कर दे, हो सकता है परमाणु बम लिख दे। मुझे परमाणु बम में किस एक विस्फोटक का प्रयोग किया जाता है तो वो क्या होगा, प्लूटोनियम का किया जाता है जो कि हमको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जो कि किस जहाज से गिराया गया, ये सब एक्चुअल इंफॉर्मेशन की कोई जरूरत नहीं, बकवास चीजें हैं।
हाँ, नाम याद कर सकते हैं कि एक का नाम था फैट मैन और दूसरे का नाम था लिटिल बॉय। लिटिल बॉय कहां पे गिराया गया था? ये हिरोशिमा पर गिराया गया था, और जो फैटमैन था वो नागासाकी पर गिराया गया था। बस इतनी इंफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए, और ज्यादा डाटा के चक्कर में मत पड़िए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हिग्स बोसोन कण के अस्तित्व में संसूचन के लिए हमको उस टाइम पर 2013 की बात करें तो 2013 में पीटर हिग्स नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हिग्स बोसोन कणों की खोज करी थी, और उनको इस बात के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। बोसोन हमारे भारत के एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है सत्येंद्र नाथ बोस, उनके आधार पर इनको बोस कहा जा रहा है। पीटर हिग्स ने क्योंकि इनकी थ्योरी दी इस कण की, इसलिए मिक्स रूप से इस कण को या तो गॉड पार्टिकल कहा जाता है या हिग्स बोसोन कहा जाता है। इस पार्टिकल की खोज के लिए 2013 में लगा उसको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था, और उसी साल इस प्रश्न को पूछा गया है। तो करंट अफेयर में था, एक ये भी वजह थी पूछे जाने की। ये कह रहा है ये हमें समझने में मदद करेगा कि जो मूल कण है उनमें द्रव्यमान, संयति को द्रव्यमान भी कहा जाता है। तो द्रव्यमान किसी कण में क्यों होता है? द्रव्यमान इसी की वजह से होता है, जो इसके टच में आता है उसमें द्रव्यमान होता है, जो इसके टच में नहीं आता उसमें द्रव्यमान नहीं होता है। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। ये कह रहा है कि हमको ये बताएगा कि किसी पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह पे कैसे भेजा जाता है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप करने में ये हमारी हेल्प करेगा। ये बात भी बिल्कुल सही है। यह हमें नाभिकीय विखंडन के लिए बेहतर ईंधन उपलब्ध कराने में मदद करेगा। ये बात भी सही है। तो तीनों ही डाटा यहाँ पे क्या है? फैक्चुअली करेक्ट है। ये जो इसका एक्सप्लेनेशन है ये सही नहीं है, ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। डी ऑप्शन सही रहेगा, वो सही बात है, बट ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, वो अभी दे रखा था ये वाला एक्सप्लेनेशन, इस वाले क्वेश्चन का है। सौर जल पंपों के संदर्भ में, भाई सौर जल पंप है तो सौर सेल का प्रयोग करके आपने बिजली बना दी, उस बिजली के द्वारा पंप चला रहे हैं, पानी नीचे से ऊपर ला रहे हैं। अब वो कह रहा है कि पानी जब ला रहे हैं तो ये कह रहा है पृष्ठीय पंपों में तो इस्तेमाल होगा, लेकिन जो समरसेबल होती है उनमें इस्तेमाल नहीं हो सकता। अरे भाई बिजली बना दी, समरसेबल चलाओ, उससे कुछ भी चलाओ, टुल्लू पंप चलाओ, जो आपका मन करे वो चलाओ, क्या ही फर्क पड़ता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत। फिर कह रहा है सौर ऊर्जा का प्रयोग सेंट्रीफ्यूगल पंप चलाने के लिए हो सकता है, पिस्टन वाले चलाने के लिए नहीं होता। अरे बिजली बना ली भाई, उसे कोई भी पंप चलाओ, कोई बंदिश नहीं है। बिजली का इस्तेमाल कैसी भी पंप चलाने के लिए करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब दोनों के लिए होता है, ये कह रहा है एक के लिए नहीं होगा, इसका मतलब ये भी गलत। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो डाटा ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दे रखा है। अब ये कह रहा है तंतु प्रकाशिकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। किसकी बात कर रहे हैं? फाइबर ऑप्टिक्स की या ऑप्टिकल फाइबर की? बिल्कुल सही बात है। ये कह रहा है प्रकाशिक तंतु या ऑप्टिकल फाइबर संचार तंत्र में ऊर्जा उपयोग अत्यधिक कम होता है। ये भी बिल्कुल सही बात है, कम लॉस होता है। कह रहा प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है। अब इसका नहीं आइडिया भी। भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह सन्नद्ध है। मतलब ये क्या कर रहा है? रिलायंस इसमें वर्क कर रहा है। ये 2002 में पूछा गया है, एक में पूछा गया है, 3 में पूछा गया है। ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अब इसमें ऑप्शन ही नहीं दे रखे तो कैसे करेंगे भाई? अब ऑप्शन नहीं है इसमें, इस वजह से डायरेक्ट 3 स्टेटमेंट सही है और चौथे स्टेटमेंट को क्या बता रहे हैं? गलत बता रहे हैं, क्योंकि भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में स्टारलाइट कंपनी सम्मिलित है और इसमें रिलायंस उद्योग समूह का कोई योगदान नहीं है। स्टारलाइट का उस टाइम पे क्या हुआ था? एक कहते हैं ना उसको, जो बनाते हैं जगह पे कंपनी खोलते हैं या कहीं पे ब्रांच खोलते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, तो स्टारलाइट ने उस टाइम पे फैक्ट्री लगाई थी। तो उस टाइम के हिसाब से ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और ये क्या होता है? प्रकाश तंतु रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होता है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे रेडियो आवृत्ति हो, माइक्रोवेव आवृत्ति हो, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप प्रकाश तंतु की बात करेंगे तो घर में जो इंटरनेट कनेक्शन के लिए वायर आता है उसको काट के देखिएगा तो उसमें सफेद रंग के आपको ऐसे बाल बाल जैसी संरचनाएं दिखेंगी, वो सभी ऑप्टिकल फाइबर ही होते हैं। ठीक है,
इसमें संचार विधि में सिग्नल की हानि नहीं होती, इसलिए बहुत कम ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो कि प्रकाश के वैद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतरण द्वारा वैद्युत जनन करती है, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो सूर्य की किरणों का उपयोग ताप जनित करने के लिए करती है, जिसका वैद्युत जनन प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। कह रहा है प्रकाशीय वोल्टीय प्रक्रिया प्रत्यावर्ती धारा का जनन करती है, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया दिष्ट धारा का जनन करती है। नहीं भाई, दोनों से ही डीसी करंट बनता है। जनरेटर में सिर्फ एसी करंट बना सकते हैं, बाकी सभी मेथडों से डीसी ही करंट बनेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, स्टेटमेंट गलत। तो ये गया और ये भी गया। कह रहा है भारत के पास सौर तापीय प्रौद्योगिकी के लिए विनिर्माण आधार है, परंतु प्रकाश वोल्टीय प्रौद्योगिकी के लिए नहीं है। नहीं भाई, दोनों के लिए भारत के पास एडवांस टेक्नोलॉजी और भारत दोनों में ही बहुत अच्छा कर रहा है, इसलिए ये भी गया। हमारे पास बचा सिर्फ ये वाला ही, इसलिए हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3D मुद्रण का प्रयोग। देखिए, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी होती है, 3D प्रिंटिंग की बात कर रहा है, 4D प्रिंटिंग की बात करेगा, नई टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है इस बारे में कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। उसका इस्तेमाल कहीं भी किया जा सकता है। हो सकता है आज उसका इस्तेमाल हम ना कर पा रहे हो किसी पार्टिकुलर फील्ड में, 10 साल बाद हो सकता है। जैसे अभी हमने पढ़ा था तो उसमें थोरियम के बारे में 2002 में इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, लेकिन आज उसका इस्तेमाल कर रहे हैं ना। तो नई टेक्नोलॉजी है 3D प्रिंटिंग। तो 3D प्रिंटिंग का कह रहा है कि भाई मिठाई बनाने के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है, तो बिल्कुल। कह रहा है जैव इलेक्ट्रॉनिक कण के निर्माण में इसका हो सकता है, या जैव इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका इस्तेमाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मिष्ठान मतलब 3D प्रिंटर का प्रयोग अगर अभी आप YouTube पे वायरल वीडियो की बात करें तो मुश्किल से 15-20 दिन या महीने भर पहले की बात है। पाकिस्तान के एक व्यक्ति का 3D प्रिंटर की सहायता से जलेबी बनाते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था। तो मिष्ठान बिल्कुल बन सकता है। ऑटोमोटिव या ऑटोमोबाइल या आप कहिए गाड़ियों के फील्ड में इसका प्रयोग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पुनर्निर्माणकाली शल्यकर्म या सर्जरी में इसका इस्तेमाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कह रहा है डेटा संसाधन प्रौद्योगिकियों में इसका इस्तेमाल हो सकता है, बिल्कुल। नई टेक्नोलॉजी का आप ये नहीं कह सकते कि इस फील्ड में इस्तेमाल नहीं हो सकता। आज हो सकता है, नहीं हो रहा होगा, कभी तो होगा, कभी तो हो जाएगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चनों में ऑल ऑफ दीज होने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। हाल में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों वर्ष दूर एक विशालकाय ब्लैक होलों के विलय का परीक्षण किया। इसका क्या महत्व है? हाल ही में करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उसी साल जनवरी के महीने में ये क्या रहा था, बहुत न्यूज में रहा था। कह रहा है इससे हिग्स बोसोन का विज्ञान हुआ नहीं, ग्रेविटेशनल वेव से रिलेटेड उस टाइम पे बहुत सारे यूपीएससी ने 3-4 बार घुमा घुमा करके इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है। गुरुत्वीय तरंगें क्या होती हैं? ये ऐसी तरंगें होती हैं कि जैसे मान लीजिए एक तालाब है, उसमें आपने पत्थर मार दिया तो जैसे उसमें तरंगें उठती हैं, वैसे ही अगर बहुत भारी कोई पिंड है, वो अगर आकाश में कोई हलचल करने, उनके बीच कोई टक्कर हो जाए, उनका विलय हो जाए, तो ऐसी घटना से आकाश में एक लहर उत्पन्न हो जाती है जो प्रकाश की वेग से आगे बढ़ती है। इस प्रकार की लहर को गुरुत्वीय तरंग कहा जाता है। अब हम ये कहेंगे कि भाई जो चीज दिख नहीं रही है, ये किसी पदार्थ के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करती, तो ये हमारे बीच से होके गुजर के जा रही होगी, लेकिन हमको इसका पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि पदार्थ के साथ इसकी कोई क्रिया होती नहीं है। फिर आप कहेंगे तो भाई इसको पढ़ने की क्या जरूरत है, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? इन तरंगों का अगर हमको प्रॉपर ज्ञान हो जाएगा तो हम ब्लैक होलों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जान पाएंगे, हम वर्म होलों के बारे में अच्छे तरीके से जान पाएंगे। वर्म होल क्या है? इनके द्वारा बड़े आराम से 1 सेकंड में ही हम एक मंदाकिनी से दूसरी मंदाकिनी में कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं। तो इसके बारे में हमारे पास डाटा हो पाएगा। इसके अलावा हम ये जान पाएंगे कि सिंगुलैरिटी के टाइम पे क्या था। सिंगुलैरिटी मतलब जब ब्रह्मांड में विस्फोट नहीं हुआ था, बिग बैंग नहीं हुआ था, उस समय ऐसा क्या हुआ कि अचानक से बिग बैंग हो गया। तो हम ये समझ पाएंगे कि ब्रह्मांड क्यों और कैसे बना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अधिक घनत्व वाले नक्षत्रों को क्या कहते हैं भैया? इनको कहते हैं न्यूट्रॉन स्टार्स। एस्टेरॉयड उनको कहा जाता है जो क्या होते हैं, जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं और क्या हो जाते हैं,
गलती से कभी पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री ले जाते हैं। न्यूट्रॉन स्टार को हमने क्या कह दिया, अधिक नक्षत्र वाले या अधिक घनत्व वाले नक्षत्र हैं। सुपरनोवा क्या होता है, अत्यधिक बड़ा विस्फोट होता है जिसमें एक तारा फट जाता है। बाइनरी स्टार्स का मतलब होता है दो तारे जो कुछ दूरी पर स्थित हों और एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हो, ऐसे स्टार को बाइनरी स्टार कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाटर जेट तकनीक, वाटर जेट तकनीक का मतलब होता है पानी का इतने ज्यादा प्रेशर से बाहर निकलना कि उसकी वजह से कोई धातु हो, चट्टान हो, वो कट जाए। तो खदानों के भेदन में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके लिए सिंचाई के लिए और भीड़ नियंत्रण के लिए वाटर स्प्रिंकलर तकनीक का प्रयोग किया जाता है। छिड़का जाता है पानी जेट की तरफ से, अगर मान लीजिए भेज देंगे तो इंसानों में छेद हो जाएगा। भीड़ नियंत्रण कहां होगा, भीड़ में गोली की तरह काम करेगा, लोग कट जाएंगे इसकी हेल्प से। तो केवल खदान भेदन के लिए, धातु काटने के लिए, किसी चीज को तराशने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में आवधिक रूप से आयोजित किए जाते हैं। नहीं भाई, ये तो अमेरिका ने करवाया था। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गया, उस टाइम पे करंट अफेयर में था ये, इसलिए क्वेश्चन आया है। अगर आप नहीं भी याद करेंगे इस डाटा को तो कोई बात नहीं है। विखंडनीय सामग्रियों पर अंतरराष्ट्रीय पैनल अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा विकिरण का एक अंग है? नहीं, अलग है, स्वतंत्र है। इसलिए ना तो एक ना ही दो। एक करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। सर्न की अगर हम बात करें तो सर्न क्या है, विश्व में कणीय भौतिक शास्त्र की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। बिल्कुल सही बात है, ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर है और ये जेनेवा के बिल्कुल निकट बनी हुई है। जमीन के अंदर 27 किलोमीटर का एक रिंग है जिसको लार्ज हेड्रोन कोलाइडर या बिग मशीन भी कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। हाँ, यही वो मशीन है, अभी हमने थोड़ी देर पहले हिग्स बोसोन या गॉड पार्टिकल की बात करी थी। इसी मशीन में 2008 में एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसके आधार पर हिग्स बोसोन की खोज हुई और 2013 में पीटर हिग्स को उसके लिए क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था। अब बात यहाँ कारण बता रहा है, ये कह रहा उपयुक्त संगठन के अस्तित्व में आने के 2 वर्ष पूर्व स्थापित प्राविधिक निकाय के नाम का फ्रेंच संक्षेपीकरण। ये भैया फ्रांस का ही नाम है सर्न, अदरवाइज इंग्लिश नाम क्या है इसका, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। सर्न नाम इसका फ्रेंच लैंग्वेज में है। तो ये दोनों ही कथन क्या है, सही है। अब इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं, ये नाम है यहाँ पे अलग बता रहे, दोनों सही होंगे लेकिन कोई व्याख्या इसकी नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ब्लैक होल, ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ब्लैक होल से इतना ज्यादा गुरुत्वीय क्षेत्र होता है, उसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा होने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स इतना हो जाता है कि प्रकाश भी उसमें से बाहर नहीं निकल पाता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, और हमारा जो कारण है वो कथन की सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। ये इसलिए नहीं दिखता क्योंकि प्रकाश ही नहीं निकलता है, इसलिए ए स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? तो देखिए, पृथ्वी पर इस तरीके से तरंगें आती हैं सूरज से। पृथ्वी का जो वायुमंडल है हमारा, वो इन तरंगों की वजह से गर्म नहीं होता, बल्कि पृथ्वी का वायुमंडल, ये जो तल है, तल गर्म हो जाता है। फिर इस तल से जो गर्मी निकल करके लौट करके जाती है, उससे हमारा वायुमंडल गर्म होता है। तो जो किरणें आती हैं वो लघु तरंग दैर्ध्य वाली होती हैं, और जो किरणें वापस जाती हैं वो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण होता है। तो हमारा वायुमंडल पृथ्वी से लौट करके जाने वाली ऊर्जा के कारण गर्म होता है। ठीक है, ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ज्योग्राफी में भी आप इस इंफॉर्मेशन को, एल्बिडो और इस इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं। ठीक है, बात करते हैं नॉर्मली मैच करने के लिए बोल रहा है तो दाब का नियम पास्कल ने दिया, रिवॉल्वर की खोज कोल्ट ने करी, डायनामाइट का नोबल साहब ने किया, शीतलता का नियम
न्यूटन साहब ने दिया। अब जहां कहीं भी मैच हो जाएगा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ऑलरेडी इनके बारे में हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, दाब का नियम पढ़ चुके हैं, शीतलन का नियम पढ़ चुके हैं। अब दो अगर आपको पता है तो अपने आप ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे फिर बाकी के। ठीक, अब किसी देश के नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह एनएसडी की बात करें, एनएसडी उस समय पे बहुत ज्यादा न्यूज में था। उसकी वजह ये थी कि जो चीन है उसने भारत को एनएसडी में जाने से रोक दिया था, अपना वीटो एक तरह से प्रयोग कर दिया था। तो ये बहुत ज्यादा न्यूज में था और हमारे प्रधानमंत्री लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि हमको एनएसडी में जगह मिल जाए। अब एनएसडी में पहुंचने का फायदा क्या है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया। इसकी पहुंच नवीनतम और सबसे कुशल परमाणु सामग्रियों तक या प्रौद्योगिकियों तक हो जाएगी। अरे भाई, नाभिकीय रिलेटेड टेक्नोलॉजी वाले देशों का तो समूह है, तुमको यूरेनियम की आपूर्ति बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी और टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी। बात बिल्कुल सही। ये क्या है, ये स्वमेव आयुध अप्रसार संधि या एनपीटी पर हस्ताक्षर करवा के उसका सदस्य बना देगा? नहीं भाई, एनपीटी की कंपलसरी नहीं है यहाँ पे आना। एक नॉर्मली तो कहा गया है कि एनपीटी के आप सदस्य होने चाहिए, लेकिन कंपलसरी नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। केवल एक स्टेटमेंट सही बचेगा। अब एनपीटी के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो, एनएसडी का गठन कब हुआ था? 1975 में लंदन में एक बैठक हुई। उसके बाद ये हमारी जो संधि है वो आई। एनपीटी की बात करें तो कहां पे हुआ था? 1968 में इसके लिए हस्ताक्षर किए गए। 1970 से इसको लागू किया गया। वर्तमान में 191 राष्ट्रों ने इस पे क्या कर दिया है? हस्ताक्षर कर दिया है। भारत ने अभी तक इस पे हस्ताक्षर नहीं किया गया है, इसलिए भारत के जो परमाणु हथियार हैं उनको ऑथेंटिक नहीं माना जाता है। ये संधि कहती है कि जो 5 राष्ट्र हैं, कौन से? जो परमानेंट 5 हैं, जिनमें अमेरिका, चीन, रूस और इंग्लैंड और फ्रांस, ये 5 देश हैं, इनको छोड़कर के बाकी के जो राष्ट्र हैं वो परमाणु हथियार नहीं रख सकते हैं। तो उस दुविधा से बचने के लिए भारत ने क्या कर दिया है? इस पर सिग्नेचर ही नहीं किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेघ संगणना, मेघ कंप्यूटर, इसके बारे में बात करें तो ये क्या करती है? ये वैद्युत चुंबकीय क्रम आवंटन के बारे में सेवा नहीं देती, बाकी ये कंप्यूटर की जितनी भी सेवाएं हैं सबको अवेलेबल कराती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? तो जो प्रकाश आता है उसमें से कितने प्रकाश को सतह वापस कर देती है, इसको एल्बिडो कहा जाता है। बर्फ का एल्बिडो सर्वाधिक होता है। आगे बात करते हैं, सौर विकिरण में से किस परास में दिखता है? तो ये क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी जब हमने ऑप्टिक्स पढ़ी थी वहां पे हमने पढ़ा था। 400 से लेके 700 nm तक के प्रकाश को हम देख पाते हैं, इसे दृश्य प्रकाश कहा जाता है। ऑलरेडी इस क्वेश्चन को भी हम पहले कर चुके हैं। ये कह रहा है किसका जो ऊर्जा होगा वो सबसे ज्यादा होगा, इस चीज को भी हम कर चुके हैं। जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। तो ये क्वेश्चन भी हमारे द्वारा किया जा चुका है ऑलरेडी। अब हम बात करें कि ये कह रहा है 3 डायमेंशनल प्रतिरूप को अंकित और पुनरावृत्ति करने की जो तकनीक है, ऑलरेडी जब हमने लेजर पढ़ा था तो इस क्वेश्चन को भी हमने वहां पे किया था। ये क्या होती है? होलोग्राफी कहलाती है ये टेक्नोलॉजी। आगे क्वेश्चन को हम बात करें, ये रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। क्वांटम डॉट की बात करें तो ये अर्धचालक नैनो संरचना है। ये क्वेश्चन हम पढ़ेंगे जब हम नैनो टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, तो इस चीज पर डिटेल में बात करेंगे। अभी इस पे बात करने का कोई खास मतलब नहीं बनता है। आगे हम बात करें, एक मैच करने के लिए बोल रहा है, सेफील्ड की बात कर रहा है। तो सेफील्ड क्या होता है? तारे जो आवर्ती रूप से जलते और बुझते हैं, सेफील्ड उनको कहा जाता है। निहारिका उसको कहा जाता है जो अंतरिक्ष में धूल और गैस के विशाल बादल होते हैं। इसका मतलब ना ये मैच है ना ये मैच है। पल्सर की बात करें तो ये न्यूट्रॉन तारे होते हैं। जब विशाल तारा ईंधन समाप्त हो जाता है उसका, तो उससे कभी प्रकाश ज्यादा आता है कभी कम आता है। इस तरह के तारों को पल्सर कहा जाता है। तो ये कह रहा है कौन कौन से सुमेलित हैं? इनमें से सिर्फ तीसरा, मतलब कि केवल एक सुमेलित है। अब ये कह रहा है एक संवाहक के तापक्रम में परिवर्तन के कारण इसका विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को थॉमसन प्रभाव कहा जाता है। ये घटना भी हमने पढ़ी थी, जूल प्रभाव, थॉमसन प्रभाव, सीबेक प्रभाव और पेल्टियर प्रभाव। ये ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, तो ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है। बात करेंगे, उच्च मेघ सौर विकिरण को परावर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा करते हैं। नहीं, गलत, उल्टा है, निम्न मेघ करते हैं ऐसा।
ये कह रहा है निम्न वेग के बारे में कि निम्न वेग में उच्च अवशोषण होता है और इससे तापन प्रभाव होता है, नहीं, इससे ठंडक पैदा होती है। तो दोनों ही उल्टे लिखे हुए, एक दूसरे का उल्टा कर देंगे तो सही हो जाएंगे, इसका मतलब ये भी दोनों गलत है। कार क्रैश में एयर बैग लगभग तुरंत फैल जाते हैं। लैपटॉप जब गिरता है तो उससे पहले ही हार्ड ड्राइव बंद हो जाती है। स्मार्टफोन को अगर जैसे ही झुकाते हैं तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आपस में क्या हो जाते हैं, मूव हो जाते हैं। ये त्वरण मापी के क्या है, उपयोग हैं, तो तीनों के तीनों होते हैं। ये उस टाइम पर 2022 में ये बहुत ज्यादा न्यूज में था, इस वजह से 2023 में इसमें क्वेश्चन बना है। तो ये भी करंट अफेयर रिलेटेड ही क्वेश्चन है साइंस का, लेकिन करंट अफेयर रिलेटेड ही है ये, ठीक है। अब जो आज की परचर्चा है इसको तो हम देंगे यहीं पे विराम, लेकिन बात करेंगे अरिहंत पब्लिकेशन की प्रीलिम्स पॉसिबल नाम से सामान्य विज्ञान की पुस्तक की। अगर आप इसी साल पीटी दे रहे हैं तो आप एक काम और करिए, भारतीय अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, भूगोल और इतिहास से संबंधित क्लासें भी इसी चैनल पर लगातार चल रही हैं, तो उनको ज्वाइन कर लीजिए। इसके साथ ही इनसे संबंधित पुस्तकों को लेकर के उनके एमसीक्यू भी आप लगा डालिए। इसी के साथ आपकी इस परचर्चा को देखें।